बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हाट आर एंजाइम इनहिबिटर्स, टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स एंड इट्स टाइप्स, irreversible enzyme inhibitors, mechanism of enzyme inhibition, types and mechanism of reversible enzyme inhibitors, mechanism of irreversible enzyme inhibitors, regulation of enzyme activity। ये कुछ हेडिंग्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, व्हाट आर एंजाइम इनहिबिटर्स? एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं? Substances that can affect metabolic process by influencing the activity of enzymes are called enzyme inhibitors। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि किसी एंजाइम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी एंजाइम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उन सब्सटेंसेस को एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मेडिसिन एक्ट एज एंजाइम इनहिबिटर्स। मेडिसिन का एक जो मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्ट करता है एज अ एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स प्ले एन आउटस्टैंडिंग रोल इन दिस एफर्ट टू प्रोड्यूस इफेक्टिव थेरापेटिक्स। इस जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, ड्रग्स ट्रीटमेंट के लिए, थेरापेटिक पर्पस के लिए, ठीक है, उसमें जो ये वाला एक मैकेनिज्म है एंजाइम इनहिबिशन वाला, ये थेरापेटिकली एक अहम रोल अदा करता है। ठीक है, उन ड्रग्स के थ्रू, जो ड्रग्स हम एज ए एंजाइम इनहिबिटर यूज़ कर रहे हैं, उनके थ्रू हम बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इन मेडिसिन को यूज़ करेंगे। फॉर काइनेटिक स्टडीज कैन क्वान्टिफाई द डिग्री। काइनेटिक स्टडी क्या करती है कि उस डिग्री को क्वान्टिफाई कर सकती है दैट इनहिबिटर्स एक्टिवेट और स्लो डाउन द टारगेटेड एंजाइम्स कैटालिटिक रेट, जो कि यानी कि ये उस डिग्री को मेजर कर सकती है कि हमने किस हद तक किसी एंजाइम को इनहिबिट किया है, ठीक है, या उसको इनएक्टिवेट किया। यानी कि काइनेटिक स्टडी से हम किसी एंजाइम की इनहिबिशन या उसकी सप्रेशन को हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। एंड डिस्क्राइब इट्स पोटेंशियल एफिकेसी एज अ ड्रग। और जब हम इससे ये वाली चीज़ें डिस्क्राइब कर सकेंगे तो तब हम उसको एज अ ड्रग, उसकी एफिकेसी को डिस्क्राइब कर देंगे कि इस ड्रग, अगर हम ये वाली ड्रग देंगी तो इससे इतने एंजाइम इनहिबिट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमें उसका इफेक्ट का पता होगा तब ही हम उसको यूटिलाइज करेंगे। जब तक हमको उसके इफेक्ट्स का नहीं आइडिया होगा तब तक हम उसको मार्केट में नहीं लेके आते। उस टाइम तक वो अंडर ट्रायल होती है। जब तक हम उसके इफेक्ट्स का हमें पूरी तौर पर आइडिया होता है, हम उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि हम इतने मिलीग्राम या इतने ग्राम्स इस डोज को देंगे तो ये इतना काम करेगी। इज दैट क्लियर? होता है ना कि बच्चों में हमने इतने ग्राम देना है, बड़ों में हमने इतने ग्राम देना है या मिलीग्राम देना है। वो क्यों हम कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हमको पता होता है कि हम अगर इतने मिलीग्राम या इतने ग्राम्स देंगे तो इसका इफेक्ट इतना शो होगा। ठीक है, अभी ये काइनेटिक स्टडी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि जो एक एंजाइम है वो किस रेट से किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। ठीक है, द एक्शंस ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स कैसे एक्ट कर सकते हैं? डिक्रीज द एंजाइम्स एबिलिटी टू बाइंड टू द सबस्ट्रेट। जो इनहिबिटर्स होते हैं या तो क्या कर सकते हैं कि एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने से रोक सकते हैं। ठीक है, उसकी जो बाइंड करने की एबिलिटी होती है उसको कम कर सकते हैं। सेकंड पे क्या कर सकते हैं? लोअर्स द एंजाइम्स कैटालिटिक एक्टिविटी, या एंजाइम को सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने की जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, या तो बाइंड होने से रोकेंगे या वो जो काम कर रहा है उस काम को ही स्लो डाउन कर देंगे। या कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो दोनों काम करते हैं, इनहिबिट भी करेंगे बाइंड होने से और उसके अलावा उसकी जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन भी करेंगे। इज दैट क्लियर? ये उसका एक्शन है एक इनहिबिटर का कि वो किस तरह एक्ट कर सकता है। 3 तरीके से एक्ट कर सकता है। हर इनहिबिटर की अपनी आगे क्या कहते हैं कि उसकी अपनी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। या तो क्या करेगा कि उसको बाइंड नहीं होने देगा, या क्या करते हैं कि बाइंड हो गया है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, अब उसकी जो एंजाइम की एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर 5 सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर रहा था, अब जब जिस वक्त वो ये वाला इनहिबिटर उस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा उस टाइम पे में भी वो उस एंजाइम को 1 मिनट के अंदर
कन्वर्ट करें, यानी कि उसकी एफिकेसी को ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं जो दोनों एक्शन शो करते हैं, उसकी बाइंडिंग को भी इनहिबिट करते हैं और उसके अलावा उसके जो प्रोसेस होता है उसको भी स्लो डाउन करते हैं। इज दैट क्लियर? हाउ टू पिक एन एंजाइम इनहिबिटर, एक एंजाइम इनहिबिटर को कैसे पिक करते हैं किसी भी थेरेपेटिक प्रोसेस के लिए। बायोकेमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द टारगेट एंजाइम, हम टारगेट एंजाइम का बायोकेमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, अकॉर्डिंगली हम पिक करेंगे इनहिबिटर को। स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द एंजाइम, उस जिस एंजाइम के लिए हम इनहिबिटर पिक कर रहे हैं उस एंजाइम का एक्शन क्या है, वो एंजाइम करता क्या है, किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, उसकी बेसिस पे हम एंजाइम इनहिबिटर पिक कर सकते हैं। उसके अलावा द टाइम पीरियड फॉर विच एन एंजाइम इज ब्लॉक्ड, और उसके अलावा तीसरी चीज़ हमने क्या देखनी होती है कि हमने उस एंजाइम को कितनी देर तक इनहिबिट करना है, आया कि उसको कुछ टाइम के लिए इनहिबिट करना है या उसको परमानेंटली इनहिबिट करना है। ठीक है, इन तीन बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, एंजाइम इनहिबिटर को चूज करेंगे। इज दैट क्लियर? कौन कौन से? एक तो एंजाइम का बायोकेमिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, दूसरे नंबर पे उसकी स्पेसिफिक एक्शन के अकॉर्डिंगली, और तीसरे नंबर पे कितनी देर के लिए उसको हमने ब्लॉक करना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, there are two main types, reversible enzyme inhibitors and irreversible enzyme inhibitors. reversible enzyme inhibitors क्या करते हैं, binds temporarily with the enzyme, ये enzyme के साथ temporarily bind होंगे। ठीक है, इनके इफेक्ट्स को रिवर्स किया जा सकता है, इनके इफेक्ट्स को रिवर्ट किया जा सकता है। irreversible enzyme inhibitors क्या करते हैं, binds tightly to an enzyme to form an essential permanent complex, ये क्या करेंगे कि एंजाइम के साथ कोवलेंटली बाइंड करेंगे, स्ट्रॉन्गली बाइंड करेंगे। ठीक है, और एक एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बना देंगे, परमानेंट एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? उसके बाद है रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर्स के आगे कुछ टाइप्स हैं, दे डू नॉट कॉज एनी परमानेंट चेंज इन द एंजाइम। द वेरियस टाइप्स आर कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड मिक्स इनहिबिटर्स। भाई क्या मसला है आपको? हसीब, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर है। ठीक है, फिर तो वैसे नहीं है। वही बहुत बेस्ट। हाँ करता। अरे पापा, आपके पापा बहुत बजी। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स। The inhibitor reacts reversibly with an enzyme to form an enzyme inhibitor complex. ये क्या करेगा कि एंजाइम के साथ रिवर्सिबली बाइंड करेगा। ठीक है, और रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनाएगा। इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है। कम्पिटिटिव का मतलब क्या है कि ये उसकी एक्टिव साइट के साथ कम्पिटिटिवली बाइंड कर सकता है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी जस्ट लाइक सबस्ट्रेट होगी। ठीक है, द इनहिबिटर मस्ट पोसेस स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी सिमिलर होगी किसके साथ, उसके सबस्ट्रेट के साथ, with the natural substrate to act as competitive enzyme inhibitor. The substrate and the inhibitor cannot bind to the enzyme at the same time, क्योंकि एक एक्टिव साइट है, उसके ऊपर या तो सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है या एंजाइम इनहिबिटर बाइंड हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ बाइंड होगी। अगर एंजाइम इनहिबिटर बाइंड हो गया तो सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं होने देगा। ठीक है, उस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करके बैठ जाएगा। ठीक है, substrate and inhibitor competes for the access to the enzyme's active site. सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक्टिव साइट के लिए फिर compete करेंगे। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा तो उससे जो कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर है उसके इफेक्ट्स को नलिफाई किया जा सकता है, उसके इफेक्ट्स को जाहिर किया जा सकता है। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट का लेवल कम होगा तो इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो मजीद प्रोमिनेंट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है यहाँ तक? Yes, आवाज आ रही है sir. आप लोगों को? Yes, sir. उसके बाद है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यस सर। Inhibitors bind only to the substrate enzyme complex.
ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट एंजाइम कम्प्लेक्स के साथ बाइंड होंगे, यानी कि जो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ है ये उसके साथ जाके बाइंड होगी, अनकम्पिटेटिव। ठीक है, द इनहिबिटर कंबाइंड विद एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स रेदर देन द फ्री एंजाइम टू गिव इनएक्टिव एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये उसके साथ बाइंड होके उस एंजाइम को इनएक्टिव कर देंगे, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर नहीं कन्वर्ट होने देंगे। जो कम्पिटिटिव था वो एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड हुआ था। ठीक है, ये अदर देन एक्टिव साइट जाके बाइंड होगा। ये किस टाइम पे बाइंड होगा, जिस टाइम पे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड था, ये जाके उसके किसी और हिस्से पे बाइंड हो गया। ठीक है, जब किसी और हिस्से पे जाके बाइंड हो गया, अब इसने क्या किया है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स को आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ठीक है, उसको उसी तरह इनहिबिट कर देगा, उसको आगे फॉरवर्ड स्टेप में नहीं जाने देगा। इज दैट क्लियर? अनकम्पिटेटिव की समझ आ गई? उसके बाद है Yes, sir. नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। A non-competitive inhibitor can combine with either the free enzyme or the enzyme substrate complex interfering with the action of both. जो नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर है ये दोनों तरह से बाइंड कर सकता है। ये एक्टिव साइट के ऊपर भी बाइंड कर सकता है, यानी कि फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड करके उसे इनहिबिट कर सकता है, और उसके अलावा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड करके उसे इनहिबिट कर सकता है। ठीक है, कम्पिटिटिव ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ फ्री एंजाइम के साथ बाइंड किया था, उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक किया था और उसे इनहिबिट किया था। नॉन कम्पिटिटिव ने सबस्ट्रेट एंजाइम कम्प्लेक्स के साथ बाइंड किया और उस कम्प्लेक्स को इनहिबिट किया। जो नॉन कम्पिटिटिव है, नॉन कम्पिटिटिव ने इन दोनों को इनहिबिट करना है, फ्री को भी इनहिबिट करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स को भी इनहिबिट कर सकता है। इज दैट क्लियर? समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो बता दो, रिपीट कर दो। डिफरेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या नहीं? अनकम्पिटिटिव सिर्फ और सिर्फ उसने क्या करना है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगा और उसको इनहिबिट करेगा। जो नॉन कम्पिटिटिव है उसने फ्री एंजाइम और कम्प्लेक्स एंजाइम यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, उसने दोनों को इनहिबिट करेगा। दोनों में डिफरेंस नजर आ गया? ठीक है, बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर टू द एंजाइम रिड्यूस इट्स एक्टिविटी बट डज नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, ये नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर जिस वक्त बाइंड होगा ये क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, उसको कंप्लीटली इनहिबिट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जो काम वो 1 सेकंड में कर रहा है उस काम को मे भी करने में उसे 1 मिनट लगे। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा। द एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द इनहिबिटर। उसकी जो कितनी हद तक उसे इनहिबिट कर रहा है ये डिपेंड करता है कि इनहिबिटर की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर ज़्यादा इनहिबिटर होंगे, ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इनहिबिशन ज़्यादा होगी, अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो इनहिबिशन भी कम होगी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? समझ आ गई आप लोगों को? Yes, sir. उसके बाद है मिक्स्ड कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Inhibitors can bind to the enzyme at the same time as the enzyme substrate. इसमें क्या होगा, जो इनहिबिटर होगा एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है या उसके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। अभी तक कोई ऐसा इनहिबिटर नहीं था जो कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा हो। ये वाला जो मिक्स्ड कम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड भी कर सकता है। ठीक है, या सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और उसके कॉम्बिनेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, या एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। ये भी दो काम कर रहा है, या एंजाइम के साथ बाइंड करेगा या उसके सबस्ट्रेट के साथ। बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर ये एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो उसको सबस्ट्रेट के साथ नहीं मिलने देगा, अगर ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा उसको एंजाइम के साथ नहीं मिलने देगा। ठीक है, इस तरह क्या होगा, उसके एक्शन को इनहिबिट कर देगा। This type of inhibition can be reduced but not overcome by increasing the concentration of substrate. इस तरह की जो inhibition होगी, अगर substrate की concentration को increase किया जाए तो उससे इस inhibition को overcome नहीं किया जा सकता, उससे इस inhibition को खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ हद तक उससे decrease किया जा सकता है inhibition को। Is that clear? This type of inhibition generally results from an allostatic effect where the inhibitor bind to a different site on an enzyme. Allostatic effect क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल वो एंजाइम के एक हिस्से पे बाइंड होगा और उसके इफेक्ट शो कर रहा होगा उसके दूसरे हिस्से के ऊपर। ठीक है,
फॉर एग्जांपल इसी से बाइंड हुआ है और अपने इफेक्ट शो कर रहा है दूसरे अपोजिट हिस्से पे। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है? एलोस्टेरिक इफेक्ट। इनहिबिटर बाइंडिंग to this allosteric site changes the conformation, deforms the shape of the enzyme। और क्या करेगा? एंजाइम की जो शेप होगी उसको डिफॉर्म करेगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन समझ आ रही? नहीं आ रही तो मुझे बताओ, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर एक दफा सेकंड लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो। इनहिबिटर बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट। जो इनहिबिटर होगा उस एलोस्टेरिक यानी कि उस स्पेसिफिक साइट के ऊपर बाइंड होगा, यानी कि एक साइट के ऊपर जिस जगह पे वो बाइंड हो रहा है उससे किसी और जगह के ऊपर अपने इफेक्ट्स को शो करेगा। यानी कि उसकी बाइंडिंग साइट कुछ और है लेकिन उसकी जो इफेक्टर साइट है यानी कि जिस जगह पे वो अपने इफेक्ट्स को शो कर रहा है वो कोई और साइट है। ठीक है? चेंजेस द कन्फर्मेशन। इससे क्या होगा? उस एंजाइम की कन्फर्मेशन चेंज होगी। जिस वक्त उसकी कन्फर्मेशन चेंज होगी दैट मीन्स उसकी फॉर्मेशन, उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी। जिस वक्त उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी तो वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। क्लियर है? यस सर, ओके। अभी वही कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव और अनकम्पिटेटिव की एग्जांपल दी गई है। ठीक है? कम्पिटेटिव में क्या होगा कि जो एंजाइम इनहिबिटर होता है वो कम्पिटेटिवली एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है? या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, इसमें क्या होगा? एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनेगा अगर इनहिबिटर उसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है? जिस वक्त इनहिबिटर उसके साथ बाइंड हो जाएगा वो सबस्ट्रेट को आके इसके साथ बाइंड नहीं करने देगा। नॉन कम्पिटेटिव में क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जाके ये एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है? जिस वक्त ये एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बन के सबस्ट्रेट भी है और इनहिबिटर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, अब ये इसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देगा। क्या है कि सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड हुआ था, उसने आगे किस तरफ जाना था? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना था। प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने से पहले इसके साथ आके इनहिबिटर बाइंड हो गया। अब इनहिबिटर ने क्या किया है कि इसको उसी फॉर्म में रखा है, उसको आगे नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाने दे रहा, उसको आगे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देगा। ये कौन सा है? नॉन कम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर। अनकम्पिटेटिव में क्या है? अनकम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर या तो एक्टिव साइट को ऊपर आके बाइंड कर सकता है, ठीक है, जिस वक्त एंजाइम फ्री होगा, फ्री एंजाइम में, या वो क्या कर सकता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जिस वक्त बना हुआ होगा उस टाइम पे आके उसके साथ बाइंड करके उसको इनहिबिट कर सकता है। ये दोनों फॉर्म में उसको इनहिबिट कर सकता है। इससे क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कम्प्लेक्स भी बन सकता है या एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स भी बन सकता है। दोनों फॉर्म में ये मिल सकता है आपको अनकम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Statin drugs as examples of competitive inhibitors। स्टैटिन ड्रग्स कौन सी होती हैं? लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती हैं। लिपिड लोअरिंग ड्रग्स आपको इसमें मिलेंगी, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है? दिस ग्रुप ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट कम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द फर्स्ट कमिटेड स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ये वाली जो ड्रग होगी जो उसका रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है, अगर उस स्टेप को इनहिबिट कर दिया जाए तो पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। अगर उस स्टेप को स्टिमुलेट कर दी जाए तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो होगी स्टिमुलेट हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? जो स्टैटिन ड्रग्स हैं उन्होंने क्या करना है? उस स्पेसिफिक स्टेप को इनहिबिट कर देना है। जो एंजाइम है HMG-CoA रिडक्टेज उसको इनहिबिट करेंगी, वो स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट है वो उसको प्रोडक्ट के अंदर नहीं कन्वर्ट करेगा। जब प्रोडक्ट के अंदर नहीं कन्वर्ट करेगा आगे वाला जितना भी प्रोसेस होगा वो सारे का सारा रुक जाएगा। इज दैट क्लियर? ये वाली जो ड्रग है ये कम्पिटिटिवली उसको इनहिबिट करेगी उस एंजाइम को। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है उसके सबस्ट्रेट के। ठीक है? Enzyme inhibitors as drug, at least half of the 10 most commonly dispensed drug in United States act as enzyme inhibitors। यानी कि मोस्ट कॉमनली जो 10 ड्रग्स यूज होती हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उनमें से जो हाफ हैं वो कौन सी है? एंजाइम इनहिबिटर्स। फॉर एग्जांपल द वाइडली प्रिस्क्राइब्ड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन act by inhibiting enzyme involved in bacterial cell wall synthesis। ठीक है? एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जिसको हम पेनिसिलिन के नाम से या अमोक्सिसिलिन के नाम से जानते हैं, अमोक्सल के नाम से, ऑगमेंटन के नाम से, पेनिसिलिन के नाम से। ठीक है?
इसका काम क्या होता है, ये बीटा लैक्टम रिंग को बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। बीटा लैक्टमेज एंजाइम किस काम के लिए यूज होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस के लिए यूज होता है। जब ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस जो होगी वो इनहिबिट हो जाएगी। बैक्टीरियल की सेल वॉल जिस वक्त नहीं बनेगी तो उसको हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो इजीली उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एस्पिरिन एज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इरिवर्सिबली इनहिबिट्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस। ये भी क्या करती है, ये भी जाके प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी, उसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी। कैसे? एराकिडोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगी। एराकिडोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म कहाँ से हो रही होती है, फास्फोलाइपेज A2। हम पिछले दिनों में आई गेस 2 क्लासेस पहले हमने ये प्रोसेस पढ़ा है। फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेगी। फास्फोलाइपेज A2 ने क्या करना होता है, फास्फोलिपिड के साथ जो एराकिडोनिक एसिड बाइंड होता है वहाँ से एराकिडोनिक एसिड को रिलीज करवाना होता है। जब एराकिडोनिक एसिड रिलीज होगा तो वो एराकिडोनिक एसिड आगे साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे और लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे में इंटर होगा। लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे में से लिकोट्राइन्स बनेंगे, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथ में से क्या बनेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे, प्रोस्टासाइक्लिन्स बनेंगे, थ्रोम्बोक्सिन बनेंगे। ठीक है, तो याद आ रहा है कुछ या कोई नहीं? मेरे ख्याल में किसी ने देखा भी नहीं होगा दोबारा पीपीटी खोल के। ये वाली जो एस्पिरिन होगी इसने उस जगह पे इनहिबिट करना है। उधर मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स किस पाथवे को इनहिबिट करती है, उसके अलावा स्टेरॉइड्स किस पाथवे को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, वो मैंने उधर एग्जांपल्स दी हुई हैं। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, द रेगुलेशन ऑफ द रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम इज essential if an organism is to coordinate its various metabolic process। जो रिएक्शन की वेलोसिटी है यानी कि किस रेट से रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसकी रेगुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जिन्होंने अपने जो वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को परफॉर्म करना होता है और अपने सेल की एक्टिविटी को आगे जारी रखना होता है। ठीक है, उस रेगुलेशन को कंटिन्यू रखने द रेट ऑफ मोस्ट एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन सब्सटेंस कंसंट्रेशन। जो मोस्टली जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उनका जो रेट है वो डिपेंड करता है सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। Thus, an increase in substrate concentration promotes an increase in reaction rate। सबस्ट्रेट की जिस वक्त हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं उससे रिएक्शन रेट जो होगा इंक्रीज होगा, which tends to return the concentration of the substrate towards the normal। सेल के अंदर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है उसकी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक रहना चाहिए। ठीक है, अगर किसी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो सेल होगा उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा एंजाइम की मदद से, और सबस्ट्रेट की जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए उसको उस तरह उसी रेंज में लेके आएगा उस नॉर्मल लिमिट के अंदर। ठीक है, और उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। जब भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। Regulation of allostatic enzyme, allostatic enzymes however are regulated by molecules called effectors। जो allostatic enzymes होते हैं वो effectors की मदद से रेगुलेट किए जाते हैं। ठीक है, कुछ molecules होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ effector, also called modifiers that binds non-covalently at a site other than the active site। allostatic enzymes का मैंने पहले भी आपको बताया कि ये enzyme पे अदर देन एक्टिव साइट कोई चीज़ बाइंड होती है। ठीक है, और अपना इफेक्ट एक जगह पे बाइंड होती है और अपना इफेक्ट दूसरी जगह पे शो करती है। एलोस्टेरिक इफेक्ट हम पिछली स्लाइड में पढ़ते हैं। ये एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या है कि ये स्पेसिफिक इफेक्टर्स जिनको हम मॉडिफायर्स का नाम भी देते हैं, ये एंजाइम के किसी एक स्पेसिफिक हिस्से के ऊपर बाइंड करेंगे, नॉन कोवलेंटली बाइंड करेंगे। ठीक है, लूजली बाइंड करेंगे और अपने इफेक्ट्स को शो करेंगे। These enzymes are usually composed of multiple subunits। ये वाले जो एंजाइम होते हैं ये यूजुअली मल्टीपल सबयूनिट से मिलके बने होते हैं। And regulatory allostatic site that binds the effectors may be located on a subunit that is not itself catalytic। ठीक है, जो allostatic subunit होता है वो किसी ऐसी साइट पे लगा होता है जो कि खुद कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रही होती। जब उसके साथ जाके ये इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड होगा तो अपने इफेक्ट को दूसरी जगह पे शो करेगा जिस जगह पे कैटालिटिक एक्टिविटी हो रही है, फॉर एग्जांपल एक्टिव साइट के ऊपर। ठीक है, इसके बाइंड होने से जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो एक्सेलरेट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यस सर।
होमोट्रोपिक इफेक्टर्स। होमोट्रोपिक इफेक्टर्स का नाम क्या है, काम क्या है? व्हेन द सबस्ट्रेट इटसेल्फ सर्व्स एज इफेक्टर, जब सबस्ट्रेट खुद एक इफेक्टर के तौर पे काम करे, ठीक है, खुद जाके लूजली उस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करे और उस एंजाइम का जो इफेक्ट है उसको उसके अंदर मॉडिफिकेशन करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? होमोट्रोपिक इफेक्टर्स। When the substrate itself serves as effector, the effect is said to be homotropic. For example, binding of oxygen to the hemoglobin. उसके बाद है heterotrophic effectors. The effector may be different from the substrate. इसमें जो effector होगा वो substrate से different होगा. In which case the effect is said to be heterotropic. इस केस के अंदर जो इफेक्ट्स आएंगे उसको हेटेरोट्रोपिक, यानी कि अगर सेम सबस्ट्रेट उसकी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बाइंड हो रहा है और इफेक्ट एक्ट कर रहा है एज अ इफेक्टर, उसको होमोट्रोपिक बोलेंगे। अगर अदर देन सबस्ट्रेट कोई और मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट कुछ और है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल जाके एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड कर रहा है और अपने इफेक्ट्स को शो कर रहा है, उस एंजाइम के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हेटेरोट्रोपिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। कंसीडर द फीडबैक इनहिबिशन, फॉर एग्जांपल द ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 is allosterically inhibited by citrate which is not a substrate for the enzyme. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है, इसका जो सबस्ट्रेट होगा, जो इसका सबस्ट्रेट होगा वो उसका इफेक्टर नहीं है, ठीक है, वो उस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बाइंड नहीं हो रहा। उस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके कौन सी चीज़ बाइंड हो रही है? साइट्रेट। और जो साइट्रेट है उस एक्टिव साइट को इनहिबिट करेगा, यानी कि उस एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा है, बाइंड होने के बाद उस एंजाइम के अंदर कौन सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। इस इफेक्ट क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोपिक इफेक्टर्स। इज दैट क्लियर? यानी कि अदर देन सबस्ट्रेट अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड हो और एक्ट करे एज अ इफेक्टर, उसको हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं। अगर सेम सबस्ट्रेट जो कि एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हो रहा है और एक्ट कर रहा है एज अ इफेक्टर मॉलिक्यूल, तो उसको होमोट्रोपिक इफेक्टर बोलते हैं। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम बाय कोवलेंट मॉडिफिकेशन। Many enzymes may be regulated by covalent modification, most frequently by addition or removal of phosphate groups from specific serine, purine or tyrosine residue of the enzyme। यानी कि ये अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, इनके अंदर स्पेसिफिक फॉस्फेट ग्रुप को कोवलेंटली ऐड किया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, यानी कि वो स्ट्रॉन्गली उनके साथ ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और इस एडिशन के बाद उनकी जो रेगुलेशन होती है उसको, यानी कि उन एंजाइम्स को मॉडिफाई करते हैं। जब उनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाएगा तो उनका जो फंक्शन होगा वो मॉडिफाई होगा, मे बी वो इनहिबिट हो जाए, मे बी वो स्टिमुलेट हो जाए। इज दैट क्लियर? फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, यानी कि किसी एंजाइम के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना या उसके किसी एंजाइम में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना, किसी एंजाइम को एक्टिवेट करना या उसको इनहिबिट करना। Phosphorylation actions are catalyzed by a family of enzyme called protein kinase, ठीक है। ये वाला जो फॉस्फोराइलेशन वाला काम है, किसी भी एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यानी कि एक एंजाइम की फैमिली है जिसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। ये क्या करेंगे कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को खुद एक्टिवेट होने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, एटीपी आएगा, ठीक है, उसके अंदर फॉस्फेट ऐड करेगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज प्रोटीन काइनेज जो होगा वो खुद एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये वाला प्रोटीन काइनेज जो होगा उसका आगे स्पेसिफिक एक्शन है कि इसने फ्ला एंजाइम को जाके फॉस्फोराइलेट करना है, एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। दैट यूज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एज द फॉस्फेट डोनर। ये वाला जो प्रोटीन काइनेज है ये किसी एंजाइम को जाके फॉस्फोराइलेट कैसे करेगा? ये खुद फॉस्फेट कहाँ से लेगा? एटीपी से, ठीक है, और उसको एंजाइम के अंदर ऐड करवाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. रिस्पॉन्स ऑफ एंजाइम टू द फॉस्फोराइलेशन। जब किसी एंजाइम के अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाता है, फॉस्फेट का आप लोगों को पता है, एटीपी के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताया कि जब भी फॉस्फेट जो होता है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं दैट मीन्स उसके अंदर हम एनर्जी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एंजाइम द फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म मे बी मोर और लेस एक्टिव देन द अनफॉस्फोराइलेटेड एंजाइम। यानी कि जिस वक्त हम किसी एंजाइम के अंदर
फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो उसकी दूसरे एंजाइम की निस्बत या तो एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, यानी कि या तो उसको स्टिमुलेट किया जा सकता है या उसको इनहिबिट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? फॉस्फोराइलेशन होने के बाद जो एंजाइम होगा उसकी एक्टिविटी में चेंज आएगी, या तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिपेंड करता है एंजाइम की नेचर के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, यानी कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या है? एन एंजाइम दैट डिग्रेड्स ग्लाइकोजन, यानी कि वो एंजाइम जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके वहां से ग्लूकोज रिलीज करवाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इंक्रीजेस एक्टिविटी। अगर इस एंजाइम के अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के अंदर अगर हम फॉस्फेट ऐड करें, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। वेयर द एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू द ग्लाइकोजन सिंथेज, अगर यही फॉस्फेट ग्लाइकोजन सिंथेज जो कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाता है, ये एंजाइम क्या करवा रहा था? ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन। दूसरा जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवा रहा है। अगर इसके अंदर हम फॉस्फेट ऐड करेंगे, एन एंजाइम दैट सिंथेसिस ग्लाइकोजन डिक्रीजेस इट्स एक्टिविटी, ये इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। यानी कि एक के अंदर जब हमने फॉस्फेट ऐड किया तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, दूसरे एंजाइम के अंदर हमने ऐड किया तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। मैंने पहले बताया कि ये डिपेंड करता है एंजाइम की नेचर के ऊपर कि फॉस्फोराइलेशन के बाद उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इंडक्शन एंड रिपल्शन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, यानी कि cells can also regulate the amount of enzyme present by altering rate of enzyme degradation or more typically the rate of enzyme synthesis। जो cells होते हैं वो अपने अंदर enzymes का जो अमाउंट है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। एंजाइम की जो अमाउंट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल्स नीड। सेल को जितने एंजाइम्स की ज़रूरत है उसके मुताबिक वो एंजाइम की अमाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एंजाइम्स की ज़रूरत है तो उसको, फॉर एग्जांपल हमारे मसल्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा काम करना होता है। जो एक बॉडी बिल्डर है उसके मसल्स ने ज़्यादा काम करना होता है, उसके जब वो बॉडी बिल्डिंग करेगा, ठीक है, अपने मसल्स को यूटिलाइज करेगा, उसके अंदर जो एटीपी की सिंथेसिस होगी वो इंक्रीज होगी। क्यों? उस जगह पे जो सेल्स होंगे वो स्पेसिफिक जो भी एंजाइम्स चाहिए होंगे एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उस जगह पे अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स। उनके अंदर आप अगर देखेंगे तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम मिलेंगे। अगर एक्सरसाइजिंग मसल्स के अंदर देखेंगे उनके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि जो सेल है वो अकॉर्डिंगली सेल डिमांड जो उसके एंजाइम है उनकी जो अमाउंट है उसको मॉडिफाई कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। इज दैट क्लियर? The increase or decrease of enzyme synthesis leads to an alteration in the total population of the active site। यानी कि अगर तो एंजाइम का लेवल इंक्रीज होगा, एक्टिव साइट का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अगर एंजाइम्स का लेवल डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स एक्टिव साइट का लेवल डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल एलिवेटेड लेवल्स ऑफ इंसुलिन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज, जिस वक्त ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा उस टाइम पे इंसुलिन का लेवल क्या होगा? हाई। causes an increase in synthesis of key enzyme involved in glucose metabolism। तो जिस वक्त इंसुलिन का लेवल हाई होगा वो क्या करेगी? वो ऐसे एंजाइम्स की सिंथेसिस करवाएगी जो कि ग्लूकोज को आगे मेटाबोलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, वो ग्लूकोज जाके स्टिमुलेट करेगा किसको? पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज से इंसुलिन को रिलीज करवाएगा। इंसुलिन ने उस रिस्पॉन्स में क्या करना है? उसने एक तो ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर शिफ्ट करवाएगी, सेल्स के अंदर शिफ्ट करवाने के अलावा सेल्स के अंदर उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाने के लिए, यानी कि उस ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगी। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? Yes, sir. Now if you have any question you can ask।